अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चे। गुड टू सी यू। चलें जी, आज की कहानी शुरू करते हैं। कुछ भूतों की कहानी है। आप डरते हैं? आप डरते हैं भूतों से? नहीं, आप तो बड़े बहादुर बच्चे हैं। आई कैन सी दैट जी। तो इस कहानी का नाम है गंडक का भूत, और ये बड़े मायनाज और बहुत मशहूर अफसाना निगार कृष्ण चंद्र ने लिखी है। तो देखते हैं उन्होंने हमें क्या मज़े की कहानी लिखी है हमारे लिए। गंडक का भूत। कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में गंडक का किला हिंदुस्तान के सब किलों से ज़्यादा मजबूत समझा जाता था, और इसीलिए गंडक का राजा सबसे बड़ा समझा जाता था। राजा के राज में राया बड़ी सुखी थी, यानी कि कौम, लोग, और अमन चैन से रहती थी। लेकिन गंडक का राजा अक्सर बहुत उदास और फिक्रमंद देखा जाता था, क्योंकि चंद बरस से इसके किले के खजाने पर एक भूत ने कब्जा जमा रखा था। ये भूत किसी से कुछ नहीं कहता था। ये देखिए बादशाह सलामत गंडक के, जो कि सबसे बड़े बादशाह समझे जाते थे, और उदास और परेशान है, सोचों में गुम है। तो वो जो भूत था उसने कब्जा जमा रखा था। वो किसी से कुछ नहीं कहता था। सिर्फ जो शख्स खजाने के करीब जाता था उसका सर काट डालता था। गंडक किले का खजाना किले की सबसे ऊंची चौबुर्जी के अंदर लोहे के बहुत बड़े कमरे में बंद था। चौबुर्जी कहते हैं मीनार को, पिलर को, ठीक है। एक बहुत बड़े कमरे में बंद था। इसका दरवाजा भी लोहे का था, और इस पर लोहे का एक बहुत मजबूत 2 मन का वजन का ताला पड़ा था। खजाने वाले कमरे से पहले एक और कमरा था, जिसके दरवाजे पर बहुत मोटी आहनी यानी कि लोहे की सलाखें लगी हुई थी, जैसे कि ये। ठीक है। इस कमरे के अंदर चौकीदार गश्त लगाकर पहरा देते थे, गश्त चक्कर लगा के, चौकीदार गार्ड्स। कमरे के बाहर चौबुर्जी की सीढ़ियाँ थीं, इन मीनारों की सीढ़ियाँ थीं, और ये सीढ़ियाँ इस कदर तंग थीं कि एक वक्त में सिर्फ एक आदमी ही बड़ी मुश्किल से इन पर चल सकता था। चौबुर्जी के इस तंग जीने पर दिन के वक्त भी रात की सी तारीकी और खामोशी छाई रहती थी। जीने की दीवारों के दोनों तरफ अंदर से लोहे के बड़े बड़े और नुकीले बाहले बाहर निकले हुए थे। बड़े बड़े ऐसे नुकीले तीरों की तरह लगाए हुए थे, ताकि कोई कूद ना सके। और छत जीने से इस कदर कम फासले पर थी कि सिपाहियों को अपना सर झुकाकर एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था। जरा कदम इधर से उधर हुआ और दीवार से निकला हुआ तेज तीर भाला पीठ सीने में चुभ गया। उफ, कितनी खतरनाक जगह थी। चौबुर्जी का जीना नीचे जाकर सहन जो खुली जगह होती है, नीचे जाकर सरकारी तोशा खाने में खुलता था। यहाँ पर भी लोहे का एक बहुत बड़ा फाटक था, और सिपाही हर वक्त पहरा देते थे। मगर चंद बरस से ये होने लगा था कि शाम के वक्त जब तोशा खाने के फाटक से जो नई गार्ड जो पुर्जे की सीढ़ियाँ चढ़कर खजाने के कमरे पर पहरा देने के लिए जाती, वो खजाने के कमरे पर पहरा देने वाली पुरानी गार्ड को मुर्दा हालत में देखती, और चारों सिपाहियों के सर तन से जुदा होते। यानी कि जब गार्ड्स की ड्यूटी चेंज होती थी, और जब वो ऊपर बड़ी मुश्किल से चढ़ के जाते थे अपनी ड्यूटी के लिए, तो जो पहले जिन्होंने अब ड्यूटी ख़त्म कर ली थी वो वहाँ
मरे हुए पाए जाते थे और उनके सर उनकी बॉडी से अलग करके रखते थे। फिर दूसरे दिन सुबह जो गार्ड ड्यूटी बदली करने जाती, वो शाम की गार्ड को मुर्दा हालत में देखती। कोई जिंदा ना बचता, सब के सब तन से जुदा होते। इन वाकयात से शहर में खौफ व हरास फैल गया और लोगों ने डर और खौफ के मारे किले के इस हिस्से की तरफ जाना ही छोड़ दिया। अगर सरकारी खजाने का मामला ना होता तो राजा खुद सिपाहियों को इस तरफ पहरा देने से रोक देता, मगर मुसीबत ये थी कि किले का शाही खजाना, जिसमें राजा के खानदान की बेशुमार दौलत, रुपए, अशरफियाँ होती हैं गोल्ड की, सोने की नोट, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जूल्स, मोती पुष्ट से जमा होते आए थे। इसी चौबर्ची के आहने कमरे में मौजूद था, इसके अगले कमरे में मौजूद था। इसलिए इस खजाने की हिफाजत के लिए इस कमरे पर पहरा देना भी जरूरी था। इस पहरे में हर रोज 8 आदमी कत्ल हो जाते थे, 4 सुबह में और 4 शाम, मगर पहरा हर रोज दिया जाता था। राजा बहुत दुखी था। आपका क्या ख्याल है, ऐसे खजाने की हिफाजत करनी चाहिए? क्योंकि अब वो सरकारी खजाने से एक पाई भी नहीं निकाल सकता था, सिर्फ बाहर की आमदनी पर अपना गुजारा करता था। और फिर हर रोज 8 इंसानी जानों का नुकसान होता था और इससे लोगों में बेचैनी फैलने का अंदेशा था। उसको खौफ था कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे, बाहर निकल आएंगे और अपनी नाराज़गी का और अपनी परेशानी और दुख का इजहार करेंगे। रात के वक्त उस चौबुर्जी के अंदर से लोगों ने बड़ी खौफनाक चीखें सुनी थी और एक बहुत बड़ा कहका भी सुनाई दिया जैसे वो किसी भूत का नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े देव का कहका हो। कहीं दूर से इन्हें चौबुर्जी की आहनी सलाखों वाले दरवाजे के बाहर मध्यम चांदनी में एक बेसर का भूत भी नजर आया था। उफ तौबा, ये देखिए कहानी है। इस भूत का सर नहीं था और उसने अपने जिस्म पर लोहे की जरा बख्तर पहन रखी थी, यानी कि लोहे की लिबास पहन रखा था। और हमेशा इस भूत ने हाथ में एक तलवार पकड़ी होती थी जिससे वो पहरेदारों के सर गर्म कर देता था और फिर जोर जोर से खौफनाक कहके लगाता हुआ चौबुर्जी के सीने में गायब हो जाता। सुबह के वक्त इस जीने पर घंटों तलाश करने से भी किसी आदमी का सुराग न मिलता था। हमेशा जीना खाली ही मिलता था और खजाने वाले कमरे का ताला भी लगा हुआ मिलता था और तोशाखाने का फाटक भी बंद मिलता था। ना बाहर से कोई आदमी बगैर शनाख्त के, बगैर चेकिंग के अंदर जा सकता था और ना अंदर से कोई आदमी बाहर जा सकता था। फिर भी हर रोज पहरेदार कत्ल हो जाते थे। गंडक के राजा ने इस बेसर के भूत को किले से भगाने के लिए बड़े बड़े ज्योतिषी, यानी कि ये अमल करने वाले, आमिल, पंडित, झाड़ फूंक करने वाले, जादू करने वाले और जादूगर बुलाए, मगर किसी की एक ना चली। वो सब लोग दूसरे दिन चौबुर्जी के जीने पर या खजाने के कमरे के बाहर मुर्दा हालत में पाए जाते थे और इनके भी सर तन से जुदा थे, खाली जिस्म पड़ा हुआ होता था। जी हेलो, अच्छा जी। कई महीनों की नाकाम कोशिश के बाद राजा ने सारे इलाके में ये मुनादी करा दी कि जो कोई शख्स इस बेसर के भूत को किले से
भगा देगा, उसे राजा अपनी आधी सल्तनत इनाम में देगा और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देगा। इस मनादी के बाद कई महीने तक इलाके से और इलाके के बाहर से भी तरह तरह के लोग और बहादुर नौजवान इस मुहिम को सर करने के लिए आते रहे और इस बेसर के भूत को भगाने की कोशिश में इस नौजवान मुहिम को सर करने के लिए आते रहे और इस बेसर के भूत को भगाने की कोशिश में अपनी जान खोते रहे। मगर खजाने का भूत किसी तरह भी अपनी जगह से टस से मस न हुआ और वो पहरेदारों को हलाक करता रहा। शाही खजाने के गम में गंडक का राजा दिन ब दिन सूख कर दुबला होता गया और जब शाही पहरेदारों ने भी पहरा देने से इनकार कर दिया तो राजा ने खुदकुशी करने की ठानी, अपनी जान लेने की ठानी। एक रोज़ वो घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकला और जंगल की जानिब चल पड़ा। शाम होते होते वो एक नदी के किनारे पहुंच गया। ये नदी बहुत गहरी थी, जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे टीले थे, यानी कि पहाड़ थे। यहाँ पर राजा ने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार और पगड़ी घोड़े की पीठ पर रख दी और खुद नदी में छलांग लगा दी ताकि अपनी जिंदगी का खात्मा कर दे। इत्तेफाक से उस वक्त एक ऊंचे टीले पर एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां चरहा रहा था। शेफर्ड अपनी भेड़ बकरियां का ख्याल रख रहा था। इसका नाम मुन्नू था और वो चुन्नू बढ़ई का बेटा था और इसकी उम्र 8 साल की थी और वो अपने गांव का सबसे शरीफ और नडर बहादुर लड़का था और जंगल में अकेले भेड़ बकरियां चुराने के लिए ले जाया करता था। इसने जब टीले पर से एक आदमी को नदी में, ये देखिए वो खड़ा है और देख रहा है, नदी में छलांग लगाते देखा तो इसने टीले पर से वहीं ऊपर से एक बड़ी रस्सी घुमाकर नीचे फेंकी। रस्सी एक लम्हे के लिए पानी के अंदर डूबी और दूसरे लम्हे में राजा को अपने में घेरे में बांध कर बाहर किनारे पर जिंदा खींच लाई। ये देखिए ये देखिए उसको खींच लाया। है ना बहादुर, कमाल का नडर बच्चा जी। ओके, उसके बाद क्या हुआ बच्चों? ओके, इसने जब टीले पर से एक आदमी को नदी में चला, उसने टीले पर से वहीं ऊपर से एक बड़ी रस्सी घुमा कर नीचे फेंकी। रस्सी एक लम्हे के लिए पानी के अंदर डूबी और दूसरे लम्हे में राजा को अपने घेरे में बांध कर बाहर किनारे पर जिंदा खींच लाई। मुन्नू ने डूबने वाले आदमी से पूछा, तू कौन है? मैं गंडक का राजा हूँ, वो बोला। राजा है तो डूबता क्यों है? मुन्नू ने पूछा। गंडक के राजा ने मुन्नू को अपनी सारी विपदा कह सुनाई, अपनी कहानी और मुश्किल सुनाए। मुन्नू इस कहानी को सुनकर बहुत हंसा और बोला, जिंदा होकर मुर्दों से डरता है, तू कैसा राजा है? राजा बोला, वो मुर्दा नहीं है, वो एक बहुत खौफनाक बेसर का भूत है। मुन्नू अकड़ कर बोला, मुझे अपने किले में ले चल, मैं तेरे भूत को वहां से भगा दूंगा। राजा ने छोटे से बच्चे की दलेरी देखी तो बहुत हैरान हुआ। ये जी है क्लोजअप में बच्चा और राजा गंडक का। तूने मेरी जान बचाई है, तू इसके बदले में मैं तेरी जान कैसे ले लूं? और फिर अभी तो तू सिर्फ 8 साल का बच्चा है और किले का भूत बहुत बड़ा और खौफनाक है, अब तक हजारों सिपाहियों के सर काट चुका है। राजा ने मुन्नू को बहुत समझाया मगर मुन्नू एक न माना। आखिरकार राजा उसे अपने साथ ले जाने पर तैयार हो गया। मुन्नू ने अपने भेड़ बकरियों के गले को हाँका और इन्हें अपने गांव में ले गया। राजा अपने घोड़े पर सवार इसके पीछे पीछे आ रहा था।
जब मुन्नू घर पहुंचा और उसने अपने घर वालों पर अपना इरादा जाहिर किया तो उस घर के सारे लोग रोने लगे और उसे किले में जाने से मना करने लगे। ये उसके वालिदैन और फैमिली सब रोने लगे और उसको मना करने लगे। मगर मुन्नू बड़ा जिद्दी लड़का था, किसी तरह न माना। चलते वक्त सारा गांव उसे छोड़ने के लिए बाहर आ गया। चलते वक्त मुन्नू की माँ ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मोटी सुई है। इस सुई से मैं जिंदगी भर अपनी गरीबी के फटे पुराने चीथड़े सीती रही हूँ। मुसीबत के वक्त हमेशा ये सुई मेरे काम आई है, इसलिए अब ये सुई मैं तुझे देती हूँ। गो कि मुझे मालूम नहीं ये सुई तेरी कैसे मदद कर सकेगी। मुन्नू के बाप ने अपने बेटे को एक खिलौना दिया। ये एक गोल सर वाला काठ का लड़का था जिसके पाँव में लकड़ी का एक खटका लगा हुआ था। इस खटके को दबाने से इस काठ के लड़के के होंठ अंदर से खुल जाते थे और इसमें से लाल रंग की ज़बान बाहर निकलती थी। ये है जी खिलौना जो उसके वालिद ने दिया, जिसकी ज़बान निकल आती थी और देखने वालों का मुंह चढ़ाती थी। और फिर खटका दबाने से वो मुंह यूं बंद हो जाता था जैसे इस गोल मटोल काठ के सर में कोई मुंह ही नहीं है। मुन्नू इस खिलौने को लेकर बहुत खुश हुआ और इस खिलौने को उलट पुलट कर देखने लगा। इसके बाप ने सर खुचाकर कहा, इसे मैंने तेरे लिए बनाया था, ले जा। गो मेरी समझ में नहीं आता कि ये काठ का लड़का तेरी मदद कैसे करेगा। मुन्नू की छोटी बहन ने अपनी ओढ़नी के एक कोने को फाड़कर एक ओढ़नी के यानी कि अपनी चादर के कोने को फाड़कर इसमें से बहुत से जुगनू जंगल की झाड़ियों से पकड़कर इकट्ठे करके बांध दिए थे और इसने जुगनू से भरा हुआ कपड़े का ये टुकड़ा भाई की कलाई पर बांध दिया और बोली, भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं, बस ये जुगनू हैं। वो मेरी समझ में नहीं आता कि ये जुगनू तुम्हारी कैसे मदद करेंगे। मुन्नू सबको दिलासा देकर रुखसत हुआ। राजा ने इसे अपने पीछे घोड़े की पीठ पर बिठा लिया और रात से पहले पहले वापस किले के अंदर पहुंच गया। किले के अंदर पहुंचकर एक बार फिर राजा ने बड़ी मोहब्बत और शफकत से मुन्नू को समझाया, मगर जब मुन्नू किसी तरह न माना और आधी सल्तनत और राजा की बेटी से शादी करने पर अड़ा रहा तो राजा हार कर उसे तोशा खाने के दरवाजे तक ले गया और मुन्नू को दरवाजे के अंदर भेजकर दरवाज़ा बाहर से बंद करते हुए राजा ने एक बार फिर कहा, अब भी चाहो बेटा तो वापस आ सकते हो। नहीं, मुन्नू ने बड़ी मजबूती से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो ले सकते हो। राजा ने पूछा, मसलन तलवार या बंदूक। मुन्नू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, नहीं, मुझे सिर्फ एक लाठी चाहिए, मोटे बांस की भारी लाठी और एक लंबी रेशमी रस्सी दे दो। राजा बोला, इस खौफनाक भूत पर किसी लाठी, तलवार या बंदूक का असर नहीं होता, ना ही इसे किसी रस्सी से पकड़ा जा सकता है। तुम्हें इससे क्या? मुन्नू बोला, जो मैं मांगता हूँ मुझे दे दो। चुनाचा राजा ने उसे बहुत बड़ी लंबी और मजबूत रस्सी मंगवा कर दे दी और एक बड़े मोटे चौड़े बांस की लाठी मुन्नू के हाथ में थमा दी और फिर तोशा खाने के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करके खुद अपने महल में वापस चला गया। मुन्नू तोशा खाना के अंदर से ऊपर चौबुर्जी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। ये देखिए हमारा बहादुर मुन्नू 8 साल का। रस्सी उसने लाठी के साथ बांधी थी और अब इसका एक सिरा अपने हाथ में पकड़े चौबुर्जी की तंग सीने पर खट खट की आवाज़ पैदा करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और रास्ते में जहाँ जहाँ उसे दीवार की मशलें मिलती, मशलें यानी कि लाइट्स, टॉर्चेस, लैंटर्न्स, और रास्ते में मिलती हुई इन्हें जगाता जाता था।
बांस का डंडा इसके पीछे जोर जोर से खट खट करता हुआ आ रहा था। इसी शोर हंगामे में वो जीने की सारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा पहुंचा। वहां पर लोहे की सलाखों वाला एक कमरा था जहां सिपाही पहरा देते थे। इसी कमरे के अंदर शाही खजाने का लोहे का दरवाजा था। मुन्नू इस खाली कमरे को खूब अच्छी तरह से चारों तरफ से ठोंक बजाकर देखा। दीवारों में कहीं कोई दर्ज न थी और लोहे का दरवाजा भी बंद था। 2 मन वजली ताला भी लगा हुआ था। लोहे की सलाखें भी मजबूत थीं। मुन्नू ने लोहे के दरवाजे की सलाखों से झांक कर नीचे देखा तो उसे चौबुर्ची के मीनार के नीचे तोशाखाने का दरवाजा साफ दिखाई दिया। ये देखिए जी, मुन्नू साहब अपनी कार्रवाई और चेकिंग कर रहे हैं। मुन्नू ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद रेशमी डोरी का एक सिरा लोहे की एक सलाख के साथ मजबूती से बांध दिया और डोरी का दूसरा सिरा मीनार के नीचे गिरा दिया। रस्सी बहुत लंबी थी। इसका दूसरा सिरा तोशाखाने के दरवाजे तक पहुंच गया। ये देखकर मुन्नू को बहुत इत्मीनान हुआ। इसके बाद मुन्नू ने अपनी जेब से अपने बाप के दिए हुए लकड़ी के खिलौने को निकाला, जिसके एक सिरे पर लकड़ी का एक बड़ा गोल मटोल सा सर था और दूसरे सिरे पर लकड़ी का खटका था, जिसे दबाने से इस गोल मटोल सर में 2 होंठ खुलते थे और इनमें से एक सुर्ख ज़बान ऐसे करके बाहर निकल मुंह चढ़ाती थी। मुन्नू बहुत देर तक उसे देखकर हंसता रहा, उससे खेलता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद मुन्नू ने बांस की लाठी लेकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और इन्हें अपनी टांगों के साथ बांध लिया। टांगों में बांस के डंडे बांधने से इसका कद अपने कद से 4 गुना हो गया था। ये देखिए जी, जैसे सर्कस में लोग करते। कितना समझदार, इंटेलिजेंट, सही बच्चा है। अब इसका सर कमरे की छत से लग रहा था। थोड़ी देर तक वो इन बांस के डंडों के सहारे से कमरे में इधर उधर चलने की मशक करता रहा और जब अच्छी तरह मशक यानी कि प्रैक्टिस कर चुका तो चुपके से कमरे के कोने में जा खड़ा हो गया। आखिर जब आधी रात इधर हुई, आधी रात उधर हुई तो यकायक एक खौफनाक धमाके से जीने की सारी मशकें एकदम बुझ गई, सारी रोशनियां बुझ गई और फिर चारों तरफ खूब अंधेरा छा गया। फिर उस अंधेरे में खौफनाक कहका बुलंद हुआ। मुन्नू ने देखा कि खौफनाक भूत है और इसकी गर्दन पर कोई सर नहीं है और इसके जिस्म पर लोहे का जरा बख्तर है और इसके हाथ में एक तलवार है जो अंगारे की तरह चमक रही है। ये देखिए, मुन्नू साहब इतने ऊंचे हो गए और ये हैं जी हमारे भूत, जिन भूत साहब। मानस गंध, मुझे इंसान की बू आ रही है। भूत भारी लहजे में गर्ज कर बोलो, किधर है मेरा शिकार? वो जोर जोर से तलवार चलाने लगा। मुन्नू इसे देखकर जोर से हंसने लगा। भूत ने मुन्ने को हंसते देखकर कहा, ए अबे तू क्यों हंसता है? आज तो तेरी मौत आई है। मुन्नू ने कहा, अबे तू कैसा भूत है, तेरा कोई सर ही नहीं। बहुत खूब, मैंने आज तक ऐसा अहमक भूत ही नहीं देखा था जिसका कोई सर ही ना हो। मुन्नू को जोर जोर से हंसते देखकर भूत को बहुत गुस्सा आ गया। इसने अपनी कटी हुई मोटी गर्दन के अंदर से बहुत ही खौफनाक सर बाहर निकाला, जिसके बड़े बड़े जबड़े नंगे थे और लंबे लंबे नुकीले दांत चमक रहे थे। ये देखिए, ये है जी भूत का चेहरा, लंबे दांत, खड़े कान, खौफनाक डरावना, आंखों में शोले लपक रहे थे। भूत बोला, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। मुन्नू भूत का मजाक उड़ाते हुए बोला, अबे इतना छोटा टेनी सा तू भूत है, तू मुझसे क्या लड़ेगा? जा अपने बराबर वालों से बात कर। भूत ने आप जो सर उठा कर देखा तो उसे मुन्नू का सर छत को छूता हुआ नजर आया। ये देखकर भूत सख्त गजबनाक हुआ, उसके मुंह से धुआं निकलने लगा और वो एकदम बड़ा होता गया।
बड़ा होता गया और फूलता गया, फूलता गया, फूल फूल कर वो भी छत तक आन पहुंचा, जहां मुन्नू बांस के डंडों के सहारे खड़ा था। भूत अपनी तलवार को घुमाते हुए बोला, अब बोल। मुन्नू ने भूत की तलवार का वार खाली दिया और फौरन झुककर अपनी माँ की दी हुई सुई भूत के पेट में चबो दी। सुई के चबोते ही एक जोर धमाका हुआ, जैसे कोई गुब्बारा फट गया हो। थोड़ी देर के बाद मुन्नू ने देखा कि भूत कमरे में फर्श पर गिरा पड़ा है और अब इसका कद बिल्कुल खट गया है और वो सिर्फ एक आदमी जितना है। ये लीजिए। मुन्नू के कमाल से क्या हुआ भूत को? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं अंदर से खाली हूँ? मुन्नू बोला। जब कोई अपनी आदमी, मुन्नू बोला, अपनी हैसियत से बड़ा दिखाई देने की कोशिश करता है तो वो अंदर से खोखला होता है। यानी कि इसका मतलब असल में ये है कि जो लोग शो मारते हैं और फूं फां रखते हैं और अपने आप को बहुत समझते हैं और दिखाते हैं कि हम ये हैं और हम वो हैं, असल में वो अंदर से खाली होते हैं। ठीक है। भूत ने कहा, मैं खोखला नहीं हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। देखो मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं गुब्बारे की तरह फूल कर अगर छत तक पहुँच सकता हूँ तो सुकड़ कर बहुत छोटा भी हो सकता हूँ। ये क्या मुश्किल काम है? मुन्नू ने लापरवाही से कहा। मैं भी तुम्हें छोटा होकर दिखा सकता हूँ। दिखाओ, भूत बोला। तुम तो छत से लगे खड़े हो। यकायक मुन्नू ने जल्दी से अपनी टांगों से बंधी हुई तमाम रस्सियां खोल डाली। बांस के डंडे नीचे गिर गए। मुन्नू जमीन पर आ रहा। अब तो वो बेसर के भूत से भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो सिर्फ 8 साल का बच्चा था। देखा, मुन्नू ने उसे चढ़ाते हुए कहा, अरे मैं भूत हूँ। भूत, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं हो? भूत ने गुस्से से दांत कटकटा कर पूछा। मैं तुमसे क्यों डरूं? तुम में कोई खास बात है ही नहीं। मैं तुम्हारा सर काट सकता हूँ। भूत ने गुस्से में चलाकर कहा, कोई एक बड़ा आदमी किसी भी बच्चे का सर काट सकता है, इसमें क्या खास बात हुई? मैं जीने से नीचे दौड़ता हुआ जा सकता हूँ, हालांकि इसके दोनों तरफ दीवारों में खौफनाक भाले लगे हुए जो बहुत तेज हैं। भूत ने कहा, मैं जीने से 1 मिनट में ऊपर से नीचे तक जा सकता हूँ। मैं आधे मिनट में पहुँच सकता हूँ, उन्होंने जवाब दिया। चलो पहुँच के दिखाओ। भूत ने कहा, तुम आगे चलो, तुम्हारे पीछे मैं आता हूँ। मुन्नू ने कहा। भूत गुस्से से बड़बड़ाता हुआ तेज तेज कदमों से जीने की सीढ़ियां उतरता चला गया। जब भूत मुन्नू की आंखों से ओझल हुआ तो लपक कर मुन्नू रेशमी डोरी पर सिद्ध कर नीचे फिसलता गया और मीनार के नीचे तोशा खाने के दरवाजे के बाहर पहुंच गया। ये देखिए, ये है हमारा स्मार्ट, बहुत होनहार, अक्लमंद मुन्नू। भूत हामता हुआ जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां मुन्नू उससे पहले ही मौजूद है। भूत गुस्से से पुकारने लगा। इसकी सांस में ऐसी गर्मी थी कि एक ही सांस से जीने की सारी मछलियां जल जाती थी और दूसरी सांस में इतनी ज्यादा तेजी होती थी कि दूसरे ही लम्हे में सारी रोशनियां बुझ जाती थी। ये खेल 2-3 दफा दिखाने के बाद भूत ने मुन्नू की तरफ फतहमंदाना निगाहों से देखकर कहा, अब बताओ। मुन्नू ने अपनी कलाई से बंधे हुए कपड़े को उतारा जिसमें जुगनुओं की मध्यम मध्यम ठंडी रोशनी चमक रही थी, अंगूठी के एक नगीने की तरह। मुन्नू ने हंसकर कहा, बड़ी बड़ी मछलियाँ बुझाते हो, अगर मेरी इस छोटी सी रोशनी को बुझा के दिखाओ तब तुमको भूत मानो। भूत ने जोर की एक फूंक मारी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर फूंक पर फूंक मारता गया, लेकिन जुगनू तो चमकते रहे। मगर जुगनू की रोशनी कैसे बुझती? आखिर थक कर चूर चूर हो गया। तलवार इसके हाथ से गिर पड़ी और वो तोशा खाने के दरवाजे के आगे जमीन पर बैठकर हाँफने लगा और अफसोसनाक लहजे में बोला, अगर तुम डर जाते तो मैं पहले ही बाहर में तुम्हारा सर उड़ा देता। तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मुन्नू ने पूछा। क्योंकि तुम डरे ही नहीं। भूत बहुत अफसोसनाक लहजे में बोला, और तुम पहले आदमी हो जो मुझसे नहीं डरे, और हम भूतों का ये असूल और कायदा है कि जो आदमी हमसे नहीं डरता हम उसे नहीं मारते। मुन्नू ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, अगर तुम एक काम करके दिखाओ तो मैं तुमसे डर सकता हूँ। भूत के चेहरे पर एक उम्मीद की एक झलक नमूदार हुई।
मुन्नू ने अपनी जेब से लकड़ी का खिलौना निकाला और इसका खटका दबाया। खिलौने का छोटा सा मुंह खुल गया और छोटी सी जबान बाहर निकली। ये दिखा रहा है वो अपना खिलौना। मुन्नू ने भूत से कहा, अगर तुम इतने छोटे बन जाओ कि इस मुंह के अंदर चले जाओ तो मैं तुम्हारी ताकत से डर सकता हूँ। ये क्या मुश्किल बात है। भूत फौरन अपनी जगह पर छोटा होता गया, बल चपते ही वो एक मच्छर के बराबर छोटा हो गया और भिन भिन करता हुआ खिलौने के मुंह में चला गया। मुन्नू ने फौरन खटका दबाकर खिलौने का गोल मुंह बंद कर दिया। अरे मुझे बाहर निकालो, भूत जोर से चिल्लाया। खुद निकल आओ, तुम बहुत ताकतवर हो ना, मैं क्यों निकालूं? मुन्नू ने भूत को जवाब दिया। मगर कोई सुराख नहीं है, कहाँ से निकलूं? जरा खटका तो खोलो। भूत ने चीखते कि मुन्नू ने हंस कर कहा, खोलूंगा मगर कल सुबह। दूसरे दिन राजा ने जब दरबार लगाया तो कहा, अरे भाई कोई तोशा खाने के दरवाजे तक चला जाए, वहां पर एक छोटे बच्चे की लाश पड़ी होगी, उसे उठा कर ले आए और उसके माँ बाप के हवाले कर दे। एक आदमी फिर बड़ी हिम्मत करके तोशा खाने तक गया, मगर वहां जब वो आया तो सबने देखा मुन्नू जीता जाता हाथ में लकड़ी का एक खिलौना लिए चला आ रहा है। तुम जिंदा हो? राजा ने हैरत से पूछा। जी हाँ। और भूत का क्या बना? राजा ने बेताबी से पूछा। वो मेरी कैद में है, मुन्नू ने जवाब दिया। तुम्हारी कैद में? राजा ने हैरत से पूछा। हाँ, मुन्नू ने जवाब दिया। कहाँ? राजा ने फिर पूछा। इस लकड़ी के खिलौने में, मुन्नू हंस कर बोला। ए लड़के, क्यों मजाक करता है? राजा बरम होकर बोला। सच बता, वरना खामखा जान से जाएगा। सच कहता हूँ सरकार, मुन्नू बोला। भूत इस वक्त मेरे इस लकड़ी के खिलौने में है। ये कहकर मुन्नू ने लकड़ी के खिलौने को जोर जोर से हिलाकर झुलाया। अंदर से भूत जलाकर, आए मेरी हड्डी पसली एक हो गई, अरे मुझे आजाद कर दो, मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो। मुन्नू ने पूछा, फिर कभी गड्ढर के किले में आएगा? कभी नहीं, भूत ने जवाब दिया। किसी को सताएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। आई एम सॉरी बच्चों, माफ कीजिएगा। जी, वहीं से शुरू करती हूँ। खाओ कसम, कसम खाता हूं अपने भूतों के सरदार झिलमिल बजाज फिलफिल दराज की, अब कभी इस इलाके का रुख नहीं करूंगा। मेरी जान बख्श दो, मुझे बाहर निकालो। इस छोटे से खिलौने में मेरा दम घुटा चला जा रहा है। दरबारी हैरत से ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। यकशा मुन्नू ने लकड़ी का खटका दबाया। दूसरे लम्हे लकड़ी के खिलौने से होले होले धुआं निकलकर ऊपर फजा में एक आदमी की सूरत इख्तियार कर गया, जिसके जिस्म पर एक जरा बख्तर था और जिसकी गर्दन पर कोई सर न था। फिर जोर का एक धमाका हुआ और धुआं बिखर कर फजा में घुल गया। सब दरबारी मुंह में उंगलियां दाबे हैरत से देखते रह गए। राजा ने मुन्नू को आधी सल्तनत इनाम में नहीं दी, क्योंकि मुन्नू 8 साल का बच्चा था और सल्तनत का इंतजाम नहीं कर सकता था। राजा ने अपनी बेटी की शादी भी मुन्नू से नहीं की, क्योंकि मुन्नू बढ़ई का बेटा था और एक बढ़ई का बेटा एक राजा की बेटी से कैसे शादी कर सकता है। इसलिए मुन्नू वापस अपने गांव में चला गया। यहाँ वो अब भी भेड़ बकरियां चराता है, लकड़ी के खिलौने से खेलता है, लकड़ी के खिलौने, और सोचता है अगर फिर कोई राजा नदी में डूबने के लिए आया तो वो उसे हरगिज़ नहीं बचाएगा। तो कैसी लगी बच्चों कहानी? थी ना मज़े की? अगर आप अक्ल इस्तेमाल करें और मसले का हल सोचें तो निकल आता है ना? कैसी लगी? बहुत मज़े की थी। मेरा ख्याल था आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे इसको। चलें, आप फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले मंगल को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आदाब अर्ज़ है।